हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हम शुरुआत में इस वीडियो के शुरुआती हिस्से में मैं कूलम लॉ का फोर्स के बारे में थोड़ी सी मैथमेटिक्स करूँगा और फिर कूलम लॉ के जो लिमिटेशंस हैं उनको फिनिश कर दूँगा। फिर जो दूसरा पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और वहाँ से हम टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट समझेंगे और टेस्ट चार्ज के कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो मोटिवेशन आज के वीडियो का ये है कि हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़नी है, न्यूटन्स लॉ कैसे कूलम लॉ के साथ जेल होता है, मिक्स होता है, इसके बारे में बात करनी है। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़नी है, फिर टेस्ट चार्ज कॉन्सेप्ट पढ़ना है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 3-4 हमारे पास टारगेट हैं जो इस लेक्चर में कोशिश की जाएगी कंप्लीट करने की। तो अगर आपने देखा है पिछले क्लास में कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज Q1 है, हमारे पास एक दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने R माना है, इनके बीच की दूरी को R माना है। तो अब इस पर फोर्स जो लग रहा है उसकी दिशाएं क्या होंगी। तो एक चीज़ और पढ़ा है कि अगर दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, चलो हमको मान लें दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, सेम टाइप के हैं, तो कूलम ने ये बताया एक्सपेरिमेंटली, पहले भी उनको मालूम था तमाम तरह के और जो प्रयोग हो चुके थे उससे, कि जो सेम चार्ज होते हैं रिपल करते हैं। रिपल करने का मतलब है कि अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो दूसरा उससे दूर जाने का बल महसूस करेगा। तो यानी कि इस पे जो बल लगेगा, क्योंकि बल की दिशा में ही चार्ज जाएगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ से होगा। और वैसे ही अगर इस चार्ज को आप देखो, इसके बारे में सोचो, तो इस चार्ज नंबर Q1 की वजह से जो चार्ज नंबर Q2 है वो भी एक फोर्स उससे दूर जाने के लिए महसूस करेगा। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं, दो तरह के नोटेशन इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों तरह के नोटेशन आपको लिटरेचर मिलेंगे। आप हो सकता है इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हो, तो इंटरनेट बहुत सारे मटेरियल तरह तरह के होते हैं, तो कई तरह के नोटेशन वहाँ इस्तेमाल होते हैं। हम उसमें से एक जो पॉपुलर नोटेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों देता हूँ। जैसे अगर आप इसको एक तरह सोचें कि ये रेफरेंस है आपका, हमको इसको रोकना है, इसकी वजह से पहले चार्ज पे जो बल लग रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो आप ये दो तरह से लिखोगे, जैसे F लिखा फोर्स किसके ऊपर, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि हमने कहा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, मतलब जिसके ऊपर लग रहा है उसको आप इधर से पहले लिखोगे, जिसके द्वारा लग रहा है उसको लिखोगे। तो ये इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा जो बल लग रहा है उसको F21 से लिखा जा रहा है। ऐसे ही अगर आप इसके बारे में बात करो तो इसका फोर्स लिखा जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चार्ज Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, तो जिसके ऊपर लग रहा है उसको हमने राइट साइड में पहले लिखा और उसके बाद जिसके वजह से लग रहा है उसको इस पोजीशन पे लिखा। दिस इज़ ऑल्सो नोटेशन जो कि कुछ किताबों में यूज होता है, हमारी जो किताबें लिखी गई हैं। मैं इंडियन और ऐसा नहीं कि इंडियन और फॉरेन की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल किताबों में ऐसा मिलता है। लेकिन एक वो नोटेशन जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूजफुल है, पॉसिबली शायद NCERT में भी इसी तरह से दिया गया है, वो ये है कि आप पहला पोजीशन उसके लिए लिखो जिसके ऊपर हो रहा है, मतलब ऐसे लिखो ऑन बाई, मतलब जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, द फोर्स इज वर्किंग ऑन, उसको पहले पोजीशन दो, एंड द फोर्स इज एक्टेड बाई, उसको दूसरी पोजीशन दो। तो आपको ये याद रखना ऑन बाई। अगर आप ये ऑन बाई वर्ड याद रखते हो तो आपको ये भूलने में कभी भूलने की स्थिति नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास चार्ज नंबर 1 है और 2 की वजह से फोर्स लग रहा है तो आप इस फोर्स का नाम दोगे F12। ऐसे ही अगर चार्ज नंबर Q2 है तो 2 पे काम कर रहा है बल, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो इसका नाम होगा F1। तो हम इस नोटेशन को फॉलो करेंगे जहां पर इस तरह से जिसके ऊपर काम कर रहा है उसको फर्स्ट प्लेस ऑन, और जिसके द्वारा जिसके द्वारा हो रहा है उसको सेकंड पोजीशन बाई। अब इसके बीच की जो दूरी है उसको माने, देखो जरा समझने की कोशिश करो। जब हमने ये कहा कि Q1 पे कितना चार्ज लग रहा है तो इसका मतलब है हमने अपने आप को यहाँ पर रखा, ये हमारा फ्रेम ये है, हमने यहाँ पर है, तो यानी कि आपकी ये जो दूरी होगी इसका नाम दिया जाएगा R21। R21 का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, Q2 से लेकर के Q1 की डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस नापने के लिए आप मीटर स्केल इसका इस्तेमाल करते हो, तो मीटर स्केल का 0 कहाँ रखोगे, Q2 पे रखोगे, क्योंकि वहाँ से आपको इस्तेमाल करना है और जहाँ तक जाओगे वो ये वाली पोजीशन है। जैसे आप देखते हैं ना, जब कभी शर्ट जब नापी जाती है, बाहें नापी जाती हैं, तो टेलर मास्टर क्या करते हैं, जो कंधे पर 0 रखते हैं, उनका जो फीता होता है उसका 0 यहाँ रखते हैं, या नीचे, मतलब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको एक तरफ 0 रखना है, तो जिस तरफ 0 रखेंगे वो रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे आपको अपनी हाइट नापनी है, आपके पास फीता है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे खड़े हुए, फीते को 0 ज़मीन पे रखा अपने पैर के पास और दूसरा सिरा सिर तक लाए, या आपने फीते को सिर के पास रखा, दूसरा सिरा पैर तक ले गए। तो जनरली जहाँ पे जिस तरफ 0 है उसको आप रेफरेंस कहते हैं कि भाई हम यहाँ से नापना शुरू कर रहे हैं। जैसे किसी शहर में ये होता है, आप लखनऊ शहर में एंटर करें तो एक जगह लिखा है लखनऊ की सीमा में आपका स्वागत है, लखनऊ नगर निगम आपका स्वागत करता है, और जब आप उसके अंदर घुस गए लखनऊ में तो फिर एक माइल स्टोन देखा जहाँ लिखा लखनऊ 25 किलोमीटर। अब आप कहोगे अभी पीछे तो हमको कहा गया है स्वागत है, अब फिर बता रहे लखनऊ 25 किलोमीटर, तो लखनऊ अभी 25 किलोमीटर दूर, उससे पहले स्वागत कर लिया। तो जरा देखो माइल स्टोन जो होते हैं वो कहाँ से लगाए जा रहे हैं, उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि लखनऊ के अंदर घुस के भी आपको कहीं लखनऊ 25 किलोमीटर, लखनऊ 16 किलोमीटर दिख रहा है, इसका मतलब है वो आपको लखनऊ शहर, लखनऊ तो बड़ा शहर होगा, उसकी तो कई सौ किलोमीटर का उसका पूरा रेंज होगा, लेकिन वो मील का पत्थर जहाँ से 0 शुरू किया गया है, ये उस जगह की बात आपको बताई जा रही है। ये रेफरेंस का मतलब है, मेरा कहने का मतलब रेफरेंस। तो जब आपने Q2 को रेफरेंस लिया है तो आप Q2 से दूरी नापोगे Q1 की, तो वो उसको लिखोगे R12। तो R12 की डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q2 की तरफ, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन, आपके डिस्टेंस की डायरेक्शन ऐसे होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने इसको रेफरेंस लिया है Q1 को, तो अगर आपने Q1 को रेफरेंस लिया है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप डिस्टेंस यहाँ से लोगे, तो आप लिखोगे R21, ठीक है। डिस्टेंस लिखा डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1, Q2 फ्रॉम Q1, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो देखना, इसको याद रखो, डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2, जहाँ से ले रहे हो फ्रॉम, ये लिखो जाए Q2, तो उसको सेकेंड पोजीशन पे लिखोगे, और यहाँ पे चूंकि Q1 की ले रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे। तो फोर्स का नोटेशन है ऑन बाई, और इसका डिस्टेंस का नोटेशन है जहाँ तक जा रहे हो उसको फ्रॉम, जिससे जा रहे हो उसको लिखोगे। तो इस नोटेशन को अगर आप याद रखोगे तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और मेरी सलाह है आपको, और बहुत सारे और कोई नोटेशन की तरफ आप मत जाइएगा, दिस नोटेशन इज़ गुड इनफ। अब एक चीज़ यहाँ पर, तो ये जो स्थिति हो गई, ये स्थिति तो हो गई आपकी सेम चार्जेस की, सेम चार्जेस हैं, चाहे आप यहाँ निगेटिव रखोगे तो भी यही रहेगा। अब हालात समझो, तब क्या होगा, अगर एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है, तब क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो आप इस चार्ज को ले लो Q2, इस चार्ज को ले लो Q1, ये भी इसकी तरफ जाना चाहता है, ये भी इसकी तरफ आना चाहता है, मतलब प्लस जाना चाहता है माइनस की तरफ, माइनस जाना चाहता है प्लस की तरफ, तो ये भी उत्सुक है प्लस की तरफ जाने के, और प्लस भी उत्सुक है माइनस की तरफ आने के। तो फोर्स की डायरेक्शन तो पलट गई। तो अब यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डायरेक्शन पलट गई। लेकिन जो दिशा की डायरेक्शन है वो क्या होगी, दिशा अभी भी वही है। अगर आप कहोगे कि R12 की दिशा डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम Q2 वही रहेगी जो पहले थी, और डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1 R21 हो जाएगी। अब इन दोनों में एक बहुत बड़ी बात आपको समझनी है। बात क्या समझनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट थे, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी, यहाँ दोनों फोर्स अपोजिट थे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जैसा लग रहा है, ये भी इधर जाना चाह रहा है, ये भी इधर जाना चाह रहा है। लेकिन एक चीज क्या है कि डायरेक्शन ऑफ F12 सेम एज डायरेक्शन ऑफ R12। जो R12 की डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, वो भी इधर ही है, और F12 की डायरेक्शन इधर ही है। तो जो भी जब चार्ज मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है सेम रहेगी। तो अगर चार्ज सेम टाइप के होते हैं, अगर चार्ज सेम टाइप के होते हैं, यानी कौन सा फोर्स काम करता है, रिपल्सिव
अगर सेम तरह के चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स के केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है और चार्जों के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होगी। इस चित्र से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका फोर्स, चूंकि चार्ज अपोजिट है और फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव होने का मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाने के बजाय एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, उस डायरेक्शन में आपका F12 जो होगा वो अपोजिट होगा R12 के। आप देखो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, R12 की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर ये तो एक चीज हो गई, और एक चीज दोनों जगहों पे साबित हो रही है कि R12 जो है डायरेक्शन, अगर हम इसकी यूनिट वेक्टर की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ, इसमें यहाँ अगर हम इसको वेक्टर ले रहे हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ R12 इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R21। ये तो हर तरफ है, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, ये तो हर तरफ यहाँ पर काम दे रहा है। ये जो नियम होगा ये हर हालत में आपका सेटिस्फाई होगा, भले फोर्स की डायरेक्शन पलट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज़ को हम करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक हम मैथमेटिक्स करेंगे जिसको आपको समझना है कि अब अगर मान लो आपको फोर्स लिखना है तो अब आप लिखोगे F12 इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12 cap. This is the gen R12 square. This is the formula for the force, पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स का ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे जो चार्ज है, अभी मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, इसका मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है। इसका मतलब है यहाँ हम चार्जों को इनके साइन के साथ यूज करेंगे। तो अगर हम कहेंगे बोथ Q1 एंड Q2 आर निगेटिव, यानी कि -Q1 है और -Q2 है, तो ऐसे हालत में क्या होगा, Q1 Q2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आप कहोगे Q1 Q2 का प्रोडक्ट, क्योंकि माइनस ये भी दोनों को मल्टीप्लाई होगा, विल बी पॉजिटिव। मैथमेटिक्स की भाषा में Q1 Q2 विल बी पॉजिटिव, को जैसे लिखते हैं Q1 Q2 इज पॉजिटिव, मोर देन 0 इज पॉजिटिव। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, सो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12 का कैप ये हो जाएगा। यहाँ हमने चूंकि पॉजिटिव है इसीलिए हमने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया, बिकॉज पॉजिटिव हम नहीं लिखते। ऑल्सो एक चीज़ देखो, ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर एक इधर, एक का मुँह इस तरफ है, एक का मुँह इस तरफ है। F12 इस तरफ है, F12 इस तरफ, F21 इस तरफ है। तो यहाँ पर क्या होता है, एज F12 इज माइनस F21, वेक्टर के बारे में बात करते हैं, दिख रहा है ना, ऐसे है ना, एक इधर ये F21 है, ये F12 है। तो अब आप क्या लिखोगे, अब ये तो न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया जैसा काम चल रहा है। तो जरा इसका एक्सप्रेशन लिखो, इसका एक्सप्रेशन लिखोगे ठीक है, Q1 Q2 वही है तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई साइन प्लस नहीं लिखा, बिकॉज इट्स ऑब्वियस। यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस भाई F21 के लिए R21 होगा ना। अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर होना चाहिए, बाबा भूल जा रहा, ये है। अब एक चीज़ तो मालूम है भाई देखो, अगर ये दोनों चार्ज हैं इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है मान लो, तो चाहे यहाँ से 0 रख के इधर मानो तो भी 3 सेंटीमीटर, चाहे स्केल का 0 यहाँ रख के इधर देखोगे तो भी 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपका जो R12 है इसका स्क्वायर वो R21 के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 यहाँ भी होगा 9 वहाँ भी होगा। तो अगर ये ऐसा है तो आपका Q1 Q2 भी कैंसिल हो जाएगा, R12 R21 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। देखो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। तो जो दोनों डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शंस हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं जो डिस्टेंस के, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और जो दिख भी रहा है डायग्राम में अपोजिट है। दिस इज ट्रू, ये तो है ही है।
इसका मतलब है आपने ये चीज़ जो डायग्राम से दिख रही है वो चीज़ प्राप्त कर ली कब, जब आपने न्यूटन्स लॉ यहाँ पे लगाया। तो इसका मतलब है कि अगर आप कूलम लॉ में न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो पूरी तरह से उसकी वैलिडिटी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि न्यूटन्स का लॉ वायलेट हो जाता है कूलम के इस फोर्सेस के कंडीशन में। आपने कहा चलो ठीक है, ये तो मान लिया, क्या यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हैं? ये जो अट्रैक्टिव वाला नेचर है, यहाँ तो चार्ज अलग अलग तरह के हो गए, तब तो यहाँ तो गणित बदल जाएगी। ठीक है, चलो करके देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ गणित में कोई बदलाव होने वाला है। तो करेंगे क्या, समझना ये है आपको कि आप इस बदली हुई सिचुएशन, बदली सिचुएशन क्या है, एक चार्ज प्लस है एक चार्ज माइनस है। तो अगर एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस नंबर है एक माइनस नंबर, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी कुछ आएगा वो माइनस नंबर आएगा। जैसे -3 इंटू 2, -3 इंटू +2 इज -6, बेसिक मैथमेटिक्स। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस बदली हुई सिचुएशन में जहाँ दोनों फोर्स अपोजिट तरह के हैं उनमें हम न्यूटन्स लॉ लगाएं तो क्या हम फिर से वही कंडीशन पाएंगे जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि यूनिट वेक्टर ऑफ r12 इज अपोजिट टू द यूनिट वेक्टर ऑफ r21। क्या हम ये फिर से पा जाएंगे? देखते हैं कि पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ q1 इज पॉजिटिव q2 इज नेगेटिव, तो ऐसे हालात में q1 q2 क्या होगा, विल बी नेगेटिव। भाई एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, दोनों गुणा जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है q1 q2 लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आपको यहाँ पे ये करना है कि इसको ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि F12 इज माइनस F21, या पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर F12 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप। यहाँ पे आ जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12 स्क्वायर माइनस R12 कैप। देखो यहीं पर ही तो सारा खेल हो गया। क्या खेल हो गया यहाँ पर बच्चों? आपने देखा कि जो फोर्स है F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2 उसकी डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1 R12 कैप, वो दोनों अपोजिट है। देखो इन दोनों में अपोजिट फॉर्मूला आ गया, अपोजिट साइन आ गया। तो अपोजिट साइन ये शो कर रहा है कि जैसे यहाँ फोर्स की डायरेक्शन पलटी तो वो अगेंस्ट हो गई R12 की डायरेक्शन के, पलट गई उसके डायरेक्शन के। अब बाई न्यूटन्स लॉ F12 इज माइनस F21, F12 जो होगा F21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब इसका क्या लिखोगे, कहीं और लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं, ये इसको ना हटाएं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, स्क्वायर छूट तो नहीं रहा, माइनस R12 कैप इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, चूँकि नेगेटिव है तो यहाँ पर भी वही होगा R21 स्क्वायर माइनस R21 कैप। जैसे यहाँ पर ये जो माइनस साइन था इसके साथ भेज दिया, तो यहाँ पर भी है ना कि देखो F21 इधर है लेकिन R21 जो है इसके अपोजिट है, और ये माइनस साइन तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से है ही है, अपोजिट है दोनों फोर्स। यहाँ देखो अपोजिट है भाई, इसको सेम मत मान लेना, ये सेम देखो, दो फोर्स सेम तब होंगे जब दोनों के एरो एक डायरेक्शन में हो, ये सेम होता है, ये सेम होता है। ठीक है, अगर दोनों डायरेक्शन ऐसे हैं, अगर ये डायरेक्शन ऐसे है, एक ये पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है, तो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये पिछला वाला केस था। अब इस वाले केस में क्या है,
इसको तुम उठा करके इस पॉइंट पे ले आओ, इसको उठा करके इस पॉइंट पे ले जाओ। तो जब इसको उठा के इस पॉइंट पे लाओगे तो ये एरो इधर हो जाएगा, इसको इस पॉइंट पे ले जाओगे तो एरो इधर होगा। तो वही तो हुआ है, ये केस भी तो अपोजिट का ही केस है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर दोनों के एरो तो एक दिशा में हैं, तो दोनों के एरो एक दिशा में हैं तो एक दूसरे की तरफ हैं। वेक्टर का सेम डायरेक्शन में होना, ये लॉजिक है कि दोनों एक ही, दोनों के हेड, एरो के जो हेड हैं वो एक डायरेक्शन में हो। तो दोनों के मतलब आपका साथी दोनों एक तरफ देख रहे हैं तो दिस इज द पैरेलल। साथी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं सामने सामने, दिस इज अपोजिट। या पीठ एक दूसरे तरफ पीठ करके ऐसे देख रहे हैं, दिस इज अपोजिट। तो कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ऐसे आप देख रहे हो, या वो ऐसे खड़ा हो जाए, आप आगे चले जाओ, आपकी पीठ की तरफ हो जाए और ऐसे पीठ पे खड़ा हो जाए, सेम ही चीज़ हुई, अपोजिट ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ के हिसाब से माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई, अब तो ठीक है, अब ये जो माइनस साइन होगा ये इसको प्लस कर देगा और ये सारा चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R12 कैप इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस यहाँ रहेगा, R21 कैप है, इसको हम आगे कर दें तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21। बस हो गई बात, ख़त्म खत्म। वही चीज़ प्रूफ हो गई जो कि हमने इससे पहले यहाँ प्रूफ की थी। तो इसका मतलब है कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं, जो डायरेक्शन लेते हो, उनकी डायरेक्शन हमेशा वही निकल के आती है। और हमने हर केस में न्यूटन्स लॉ ही यहाँ पर मान के चले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूटन के लॉ के हिसाब से हमने यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों के लिए अपनी सिचुएशन डिस्कस कर ली है। आराम से हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चलें, ये आप मैथमेटिक्स है, अगर आप इस इनसाइट को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके साथ मैं आखिरी पॉइंट यहाँ पर इस लेक्चर का जो डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब इसमें अभी चूँकि आधे घंटे का समय हो चुका है, तो इस पार्ट में, पार्ट 1 में आप कह लो रहेगा ये, फिर अगले पार्ट में हम लोग आगे की बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। क्या कूलम लॉ सर्वथा सत्य है, हर हालात में सत्य होगा, या उसके कुछ लिमिटेशंस हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कूलम ने टॉर्सन बैलेंस जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया और उसके ऊपर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ अजम्पशंस किए थे, और चूँकि वो अजम्पशंस उस एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी के लिए थे, तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से, उस एक्सपेरिमेंट से जो रूल निकल के आया, जो कूलम लॉ निकल के आया, उनके ऊपर भी वही सारी लिमिटेशंस लागू होंगी जो कि उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर लागू हुई थी। जैसे इसमें ये कहा गया था कि चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। कूलम ने जो बताया था कि जिन चार्जों को आप इसमें कंसिडर कर रहे हो कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो उन्होंने उन चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कंसीडर किया था कि वो चार्ज पे किसी सरफेस पे हैं या किसी वॉल्यूम पर है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने कहा था कि पॉइंट चार्ज है। तो आप कहोगे सर पॉइंट चार्ज का मतलब क्या 2-4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है? हम कहें देखो ऐसा है, अगर ऐसा संभव हो जाए कि 2-4 इलेक्ट्रॉन हो, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हो, फ्यू प्रोटॉन्स हो, इट्स वेल एंड गुड। या अगर कहीं चार्ज हैं और आप उससे दूर हो जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ, इतना दूर चले जाओ कि आपको वो जो चार्ज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ना दिखाई पड़े, आपको खाली बिंदु रूप में दिखाई पड़े, तो आप उस डिस्टेंस पे कह सकते हो कि क्योंकि इस डिस्टेंस से मुझे चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बिंदु के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तो फॉर मी दिस इज़ द पॉइंट चार्ज अप्रॉक्सीमेशन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या तो आपके पास चार्ज बहुत छोटे हों, या फिर जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप आसमान में तारे देखते हो, आपको मालूम है जो तारा है बिंदु रूप में दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटा तारा बिंदु रूप में, पॉइंट की तरह से, लेकिन आपको मालूम है हो सकता है ये तारा मैं देख रहा हूँ स्टार, ये हमारे सूर्य से लाखों गुना करोड़ों गुना ज़्यादा चमकदार हो। हमारे इस पूरे सौरमंडल के इतना बड़ा पता लगा एक तारा है, जितने में सूर्य है, बुध है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, इतने सारे प्लैनेट हैं, इतने डायमीटर का एक तारा है पता लगा वो, लेकिन इतनी दूर है हमसे कि हमें वो एक बिंदु के रूप में दिखाई पड़ रहा है। हम उसका वो साइज, जो सरफेस, वो रेडियस, वो सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आपके पास कहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ये चौक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका अपना वॉल्यूम है, सब कुछ है, लेकिन ये चौक को हम आपसे इतनी दूर ले जाएं कि आपको खाली इस चौक एक बिंदु के रूप में दिखाई पड़े,
तो आपको इसका ना कोई सरफेस दिखाई पड़ रहा है, ना कोई वॉल्यूम दिखाई पड़ रहा है, आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का डॉट दिखाई पड़ा, इतना दूर हमने कर दिया। तो ऐसे हालात में आप कहोगे कि भाई इसके ऊपर जो कुल मिला के चार्ज है वही हमें खाली पता करना है, जो कि सरफेस नहीं दिख रही, उसका सरफेस वॉल्यूम एरिया ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमारे लिए वो डिस्टेंस जो है वहाँ पर पॉइंट चार्ज अप्रॉक्सीमेशन साबित हो जाएगा। या तो अगर लगेगा पास है, अगर तो हम इतना बड़ा चाक लेंगे तो हमने इसको इसका सिलिंड्रिकल शेप दिखाई पड़ेगा, इसका डायमीटर दिखाई पड़ेगा, तब तो हम इसका वॉल्यूम भी निकालना शुरू करेंगे, सरफेस निकालना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कूलम लॉ काम नहीं करता, इसके लिए हमें गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है चार्ज मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड मस्ट नॉट ओवरलैप। तो जब चार्जेस की आप बात कर रहे हो तो वो अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंग्विशनेस होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होने चाहिए कि एक ही पीछे एक है, या वॉल्यूम वही चीज़ है, वॉल्यूम सरफेस के रूप में हम उसको नहीं मानेंगे। एंड चार्ज मस्ट भी, चूंकि कूलम का ये पूरा लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का रूट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिस है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मस्ट बी इन द स्टैटिक स्टेट। तो तीसरा अप्रॉक्सीमेशन निकल के आता है कि चार्जेस मस्ट बी इन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या मतलब, ये क्या नया तुर्रा यहाँ पे फेंक दिया गया है? यहाँ पर ये नया बात ये बताई जा रही है कि आप किसी चीज़ की गति है या रुका हुआ है, इसको कैसे रेफर करते हो। भाई आप कार में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, तो आपको बस में बैठे हुए सारे लोग रुके हुए दिख रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि बस रुकी हुई नहीं, बस चल रही है। लेकिन चूंकि आप भी बस के साथ चल रहे हो, बस के अंदर बैठे हुए लोग भी आप ही की रफ्तार से चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे अगल बगल के लोग कोई गति कर रहे हैं, रुका हुआ है। आप प्लेन में हो, प्लेन उड़ रहा है, इंजन की आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको नहीं मालूम होगा कि आप उड़ रहे हो कि नहीं। मान लो इंजन शांत है, बिल्कुल वो हचके नहीं ले रहा है, टर्बुलेंस नहीं हो रहा है, तो बिकॉज एवरी वन इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू यू। आप एक हॉल में बैठे हो, वेट कर रहे हो, आप एयरपोर्ट के हॉल में बैठे हो, वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो इधर भी लोग कुर्सियों में बैठे हैं, इधर भी लोग कुर्सियों में बैठे सो रहे हैं, और प्लेन के अंदर बैठे हो तब भी आप देखो इधर भी लोग कुर्सियों में बैठे, इधर भी लोग कुर्सियों में बैठे हैं, और कोई झटका भी नहीं लगा, कोई टर्बुलेंस नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही। सो फॉर यू एट दैट टाइम यू आर इन द स्टेशनरी स्टेट, दिस इज इनर्शियल फ्रेम। तो कहने का मतलब है आप जहाँ खड़े होकर के देख रहे हो चार्जों को, अगर आपके रिस्पेक्ट में चार्ज गति नहीं कर रहे हैं, इसको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे चार्जों के अंदर किसी तरह की कोई सापेक्षिक गति ना हो, एक दूसरे कंपेरिजन में कोई गति ना हो। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो जहाँ कहीं भी हमारा ये नियम का उल्लंघन होना शुरू हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं हम यहाँ पर ये कूलम लॉ या गॉस लॉ नहीं लगाएंगे, जो कि यहाँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही, यहाँ तो चार्ज वैसे गति कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात आती है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है बच्चा हमारा वो ये है कि हमें ये समझना है कि अभी तो दो चार्ज की बात हो रही थी ना, मान लो कहीं बहुत सारे चार्ज हैं, पूरा गुट बना है, गिरोह है चार्जों का, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह चार्ज हैं। और वो जो पूरा गिरोह है वो एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है, एक दूसरे को, भाई चार्ज तो चार्ज है, फोर्स कर रहे हैं एक दूसरे पे, कुछ उसमें पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, तो कुछ चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरे, कुछ रिपल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चार्ज हैं। अब आपने कहा कि हम एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाले बल को ना जान करके उन सारे चार्जों की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, हम इसके इच्छुक हैं। तो ऐसे हालात में फिर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करनी पड़ेगी कि भैया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अगर मल्टीपल सोर्स चार्जेस कहीं मौजूद हैं तो किसी पॉइंट पर, जो आपकी जिज्ञासा का विषय है पॉइंट, उस किसी पॉइंट पर कितना बल काम करेगा, इसको अगर आपको ढूंढना है, इसको अगर आपको पहचानना है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। और जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे भाई जो चार्जेस हैं जिनकी वजह से हमको ये देखना है, उन चार्जों को हम सोर्स चार्ज कहेंगे, भाई स्रोत चार्ज, जिनकी वजह से हमें जानना है। अब पता लगाएं कैसे कि भैया ये जो सारे चार्ज हैं इनकी वजह से किसी पॉइंट पे कितना बल लग रहा है, तो आपको कोई चार्ज भेजना पड़ेगा। आप एक जासूस चार्ज भेजोगे जिसको कि आप टेस्ट चार्ज कहते हो। तो जब आपका वो जासूसी चार्ज वहाँ जाएगा, आपका टेस्ट चार्ज जब उस जगह जाएगा तो क्या करेगा, वो सभी चार्जों की वजह से, जो मौजूद चार्ज हैं उनकी वजह से वो कितना बल महसूस कर रहा है, उसको आपको संदेश बताएगा भैया इतना बल लग रहा है। अब वो बल निकालें कैसे? सिंपली जोड़ देना पड़ेगा सारे बलों को, उसी को हम आपका ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। और फिर जो भेजा है आपने, इसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं। और फिर इसी टेस्ट चार्ज के ही सहायता से हम उस पॉइंट पर जहाँ सारा बल महसूस किया जा रहा है, उस जगह पर हम एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टेस्ट चार्ज
और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, मिलते रहिए, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। और देखा करो वीडियो, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है या कोई चीज़ है जो ज़्यादा हो सकता है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके लिए, जो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट कि सर ऐसा ऐसा है, इसको थोड़ा स्पीड करिए, या फिर ये ठीक है, या आप जो कर रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे, या नहीं सर थोड़ा सा और भी कुछ, तो देन आई कैन ट्वीक माई कोर्स अकॉर्डिंगली। लेकिन पता चलेगा, बताओगे तो भी पता चलेगा, वरना तो मुझे लग रहा है कि भाई होना तो ऐसे ही चाहिए, आप लोग को सही लग रहा होगा। तो लेकिन व्यूज़ आप नहीं देख पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है इस वजह से, या आपकी रुचि का नहीं रहेगा। तो जो भी हो, जैसा भी आपके पास हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।